शेयर बाजार में हाहाकार, पूरी तरीके से हाहाकार, पूरा बाजार हो चुका है लालम लाल। आज ये सब कुछ पॉइंटर्स है जिस पर हम बात करने वाले हैं, जैसे कि 7 लाख करोड़ का एक दिन में हो चुका है नुकसान, और 2 ही दिन में 12 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है इन्वेस्टर्स का। लाइफ टाइम हाई से 10% आ चुका है नीचे निफ्टी। महंगाई ने मार्केट का बिगाड़ डाला है मूड, और 4 साल में पहली बार रिटेल इन्वेस्टर्स बिकवाली पर मजबूर हुआ है। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं आपको निफ्टी दिखा देता हूं। एनएसई का निफ्टी 50 इंडेक्स यानी कि 13 नवंबर को भी करेक्शन लगातार जारी है। 27 सितंबर 2024 को ये 26,277 से अपने लाइफ टाइम हाई से अब तक ये 10% से ज्यादा गिर चुका है। लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन से ये लगातार गिर ही जा रहा है, और बिकवाली कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी तरीके से मैं सेंसेक्स भी आपको दिखाऊं तो सेंसेक्स भी 1% से ज्यादा फिर से गिरा है। सेंसेक्स ने भी अपने शिखर से 8,000 पॉइंट से नीचे की गिरावट दर्ज कर ली है, और सबसे ज्यादा हाहाकार मचा है मिड कैप और स्मॉल कैप में। हुआ क्या है, मिड कैप और स्मॉल कैप में, जो कि दोनों 2.6% और 3.1% नीचे बंद हुए हैं, ये दोनों ही इंडेक्स अपने इन्वेस्टर्स के पसंदीदा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने हाल ही की करेक्शन से पहले रिटर्न खतरनाक जबरदस्त दिया। ईयर टू डेट अगर देखें तो दोनों इंडेक्स ने 25% रिटर्न दिया, वहीं निफ्टी ने सिर्फ 9% रिटर्न दिया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये दोनों अपनी दौड़ के बाद थक चुके हैं, और अब तो दोनों इंडेक्स की काफी सारी कंपनियां अब इन्वेस्टर्स और एक्सपर्ट्स को काफी ओवरवैल्यूड भी लगने लग गई है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको यह समझा देता हूं कि स्मॉल कैप और मिड कैप होता क्या है। देखो, 500 करोड़ रुपए से कम के मार्केट कैप वाली कंपनियां को हम स्मॉल कैप कंपनियों की कैटेगरी में रख देते हैं। 95% से ज्यादा भारतीय कंपनियों को स्मॉल कैप माना जाता है। इन कंपनियों में ज्यादातर अगर आप देखो तो लोग पैसे इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि बेहतर रिटर्न, ज्यादा रिटर्न यहां पे मिल सकता है। लेकिन जहां ज्यादा रिटर्न की उम्मीद होती है वहां इन कंपनियों में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि ये कभी पीक पे जाएंगे, कभी उतनी तेजी से डाउन पे जाएंगे, तो यहां पर रिस्क भी बड़ा एसोसिएट होता है। अब दूसरी तरफ होता है मिड कैप स्टॉक्स। मिड कैप शेयर क्या होता है? लार्ज कैप शेयर और स्मॉल कैप शेयरों के बीच आने वाले शेयर सारे ही मिड कैप हैं। इन कंपनियों का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप देखोगे तो 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ रुपए के बीच होता है। मिड कैप कैटेगरी की ज्यादातर कंपनियां ग्रोथ स्टेज में होती है, यानी कि अपने ग्रोइंग स्टेज में होती है, तो उसे प्रॉफिट रियलाइजेशन की उम्मीद लोगों को ज्यादा होती है। इसलिए इन्वेस्टर्स को ये स्मॉल कैप और लार्ज कैप से ज्यादा मिड कैप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करती है। अब अभी क्या हुआ है, सारे के सारे सेक्टर्स लाल हैं। जैसे मैं आपको यहां पहले दिखा देता हूं, ये देखो अभी हुआ क्या है। आप अगर यहां पर निफ्टी 50 देखें तो निफ्टी 50 में ज्यादातर आपको लाल दिखेंगे। बैंक अगर आप देखें तो बैंक में 12 स्टॉक्स हैं, सारे के सारे लाल हैं। इसी तरीके से मिड कैप 100 अगर आप देखें तो आपको बाप रे बाप, मार्केट यहां पर खूनी लाल दिख रहा है। तो इस वक्त मैक्सिमम सेक्टर्स, मैक्सिमम कंपनियां, हर जगह माहौल बिल्कुल लाल का है, यानी कि हर जगह तगड़ी वाली गिरावट है। इस वक्त सभी सेक्टर्स को तगड़ा वाला झटका लगा है। इसमें निफ्टी, रियल्टी और मेटल में अगर आप देखोगे तो 2% से ज्यादा की गिरावट है, और जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, कोल इंडिया, वेदांता, सब में भयंकर गिरावट है। यही ऑटो सेक्टर को भी अगर आप देख लो तो ऑटो सेक्टर में भी तो भयंकर गिरावट देखने को मिली है। जैसे कि मारुति सुजुकी ले लो आप, बजाज ऑटो ले लो आप, M&M ले लो, हुंडई मोटर ले लो, सबके सब गिरावट में 2% से ज्यादा सबके सब टूटे हैं। और बाकी के सेक्टर्स भी अगर आप देखो, जैसे निफ्टी बैंक देख लो, फार्मा देख लो, हेल्थ केयर देख लो, एनर्जी देख लो, FMCG देख लो, इंफ्रा देख लो, मेटल देख लो, ये सब के सब 2% से ज्यादा एक दिन में टूट चुके हैं। अच्छा, FMCG और ऑटो सेक्टर का लगातार टूटना इन सेक्टर के दिग्गजों के खराब रिजल्ट भी बता रहे हैं कि कंज्यूमर स्पेंडिंग में बहुत ज्यादा कमी आ रही है। अब बढ़ती महंगाई के चलते मुझे लगता है कंज्यूमर शायद एक्स्ट्रा स्पेंडिंग से इस वक्त बच रहे हैं, और जहां बचत हो सके वहां वो बचत कर भी रहे हैं। यही वजह है कि इन दिनों आप ऑटो सेक्टर में कारों का हाल देखोगे तो कारें इस वक्त बिक नहीं रही। FMCG के दिग्गज कंपनी जैसे HUL हो गया, ब्रिटानिया हो गया, डाबर हो गया, इन सब का प्रॉफिट अगर आप देखो, सबके प्रॉफिट में भयंकर कमी है। अच्छा, आप समझाता हूं जरा आपको महंगाई का डर इस वक्त कितना ज्यादा सर चढ़ करके बोल रहा है। हुआ क्या है कि अक्टूबर महीने की महंगाई के नंबर ने सबको चौंका दिया है, हैरान कर दिया है, और कहीं ना कहीं ये सब एक बड़ी परेशानी का सबब भी बन सकता है। और ये महंगाई का जो नंबर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का खासा ध्यान होता है, और इसी के चलते बैंक रेट कट करना है या नहीं इसका फैसला लेती है। हालांकि अक्टूबर की महंगाई अगर आप देखो तो अक्टूबर की महंगाई दर 14 महीनों में, पिछले टोटल 14 महीनों में 6.24% के हाई पर है। डिटेल रिपोर्ट अगर आप इसका देखोगे तो 22 स्टेट्स में से 10 स्टेट ने यह आंकड़ा
6.24% से ज्यादा है। यानी कि समझाता हूं, नेशनल लेवल पे तो ये बताया गया कि 6.24% महंगाई है अक्टूबर का, लेकिन 22 में से 10 स्टेट को अगर आप महंगाई दर देखोगे तो उनमें 6.24% से भी ज्यादा महंगाई आई है। और बात छत्तीसगढ़ की अगर आप करो तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा महंगाई देखी गई है, यानी कि सबसे ज्यादा मार पड़ रही है भैया वहां पर। और गांव की भी बात करो तो गांव में रहने वाले 22 में से 20 प्रदेशों में शहर के मुकाबले रूरल एरिया में बहुत ज्यादा महंगाई है। और इस बढ़ी हुई महंगाई में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है भैया खाने पीने की चीजों पर, यानी कि जो चीजें हम खाते हैं, यानी कि रोजमर्रा में जो हमका खाना पीना जो पड़ता है जिंदा रहने के लिए, उसमें ही सबसे ज्यादा महंगाई है। और कितनी महंगाई जानते हो? 46% से ज्यादा, 46%। मतलब समझाता हूं, मतलब पहले आपके खाने पीने का खर्च अगर 5,000 रुपये होता था तो अब आप उसी चीज को खरीदने के लिए, उतना ही खान पान करने के लिए 7,000 रुपये से ज्यादा पे करोगे। यानी कि मिडिल क्लास जिसकी कमाई से खर्चे उसके पहले ही पूरे नहीं हो पा रहे थे, अब उसकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ चुकी है। अच्छा, सवाल ये उठता है कि बढ़ तो चुकी है, क्या ये ठीक होगा? कहा नहीं जा सकता। क्या ये मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? इसके चांसेस और ज्यादा हैं भैया। ये 46% जो बढ़ा है ये और ज्यादा बढ़ सकता है। और अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि महंगाई जो इतनी बढ़ रही है इस पे हमारी आरबीआई क्या कर रही है, आरबीआई क्या कर सकती है इस पर। देखो, महंगाई आरबीआई को हमेशा ही अनकंफर्टेबल करता है। एक तो रेट कट की उम्मीद में बैठा बाजार अब रेट हाइक से डरने लग गया है, क्योंकि जहां रेट कम होना था अभी रेट बढ़ रहा है। क्योंकि महंगाई अब अगर कंट्रोल से बाहर हुई तो आरबीआई रेट बढ़ाएगा, और ऐसा हुआ तो मार्केट से लिक्विडिटी यानी कि कैश बाहर हो जाएगा भैया। अब इसका सीधा असर कहां पड़ेगा? सीधा असर पड़ेगा शेयर मार्केट पर, और इसका असर बुरा ही होगा, ये तो तय है। देखिए, होता क्या है कि देश के सभी बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं और वहां अपना पैसा जमा भी करते हैं। अब इन दोनों चीजों पर आरबीआई ब्याज लगाता है, या तो ब्याज लेगा या फिर ब्याज देगा। ऐसे में अगर आरबीआई ब्याज दर बढ़ाया तो बैंक की लेंडिंग यानी कि देनदारी कम हो सकती है, क्योंकि बढ़े हुए दरों पर मिलने वाला पैसा किसी को पसंद आता नहीं। अब आप ही को महंगा इंटरेस्ट देना पड़ेगा अपने पैसे के लिए, तो थोड़ी पसंद करोगे, नहीं ना? हाल यही है। अच्छा, धीरे धीरे बाजार से लिक्विडिटी कम होती जाती है और महंगाई पर थोड़ी लगाम लग सकती है अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि कम पैसे के चलते लोगों के पास पैसा है ही नहीं तो डिमांड भी कम होगी। अच्छा, डिमांड कम होगी तो प्राइस कंट्रोल में आ सकता है। और अभी दिसंबर में क्या होने वाला है कि दिसंबर में आरबीआई, दिसंबर के पहले हफ्ते में आरबीआई में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हो सकती है। तो अब इस मीटिंग में क्या होता है तो ये मीटिंग होने के बाद ही हमें पता चलेगा। अच्छा, अब एक बड़ी मुश्किल और, इतनी सारी मुश्किलें हैं भैया, डॉलर, बढ़ता डॉलर। मजबूत डॉलर जितना होता चला जाएगा रुपया उतना कमजोर होता चला जाएगा, और रुपया जितना कमजोर होगा हमारी जेब भारी होती चली जाएगी, हमारी मुश्किलें बढ़ती चली जाएगी। अब देखो, ये खेल क्यों हो रहा है इन दिनों? जब से डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीते हैं, उनके चुनाव जीतने के बाद रुपये में भारी गिरावट देखने को मिली है, और लगातार रुपया गिरता ही जा रहा है और डॉलर मजबूत होता जा रहा है। इसका असर पूरे देश की इकोनॉमी पर भी पड़ता है जैसे जैसे डॉलर मजबूत होगा। अच्छा, इतना ही नहीं, एसबीआई ने तो अपनी एक रिपोर्ट में भी बता दिया कि ट्रंप के कार्यकाल में रुपया और ज्यादा टूट सकता है। कितना जानोगे? रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डॉलर के सामने रुपया 8 से 10% और गिर सकता है। ये कौन कह रहा है? ये एसबीआई की रिपोर्ट कह रही है। अच्छा, ध्यान देना, 10% गिरने का मतलब क्या होता है? अगर 10% रुपया और गिर गया डॉलर के सामने, तो आज जो 84 रुपए का है हमारा डॉलर के सामने रुपया, वो आपको कल 90 रुपए देने पड़ेंगे $1 लेने के लिए। अब रुपया ऐसा ही गिरता रहा तो आरबीआई को भैया कुछ ना कुछ तो बड़े कदम उठाने ही पड़ेंगे, नहीं तो बोला ना, जेब भारी, मिडिल क्लास पहले ही परेशान है, परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी। अब एक खास बात, हमारे जो देसी इन्वेस्टर हैं, यानी कि देसी इन्वेस्टर में मैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की भी बात कर रहा हूं और रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं। देखा जाए तो इन्हीं दोनों ने मिल करके शेयर मार्केट को संभाला हुआ है। क्या है कि एफआई तो लगातार बिकवाली उनकी चालू है, पैसा निकाले ही जा रहे हैं, लेकिन देसी इन्वेस्टर्स जो हमारे, उन्होंने मार्केट का कमान संभाला हुआ है। देखो, बाजार में चारों तरफ बिकवाली चालू है, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि इस बीच क्या रिटेल और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कब तक बाजार में डटे रहेंगे, कब तक खरीदते रहेंगे? इनका भी तो हिम्मत टूटेगा, लगातार बाजार गिर रहा है, ये भी तो बिकवाली चालू करेंगे। सवाल ये बड़ा है। अब देखना, पिछले महीने की अगर आप बात करो तो आंकड़े एक इनकरेजिंग पिक्चर पेश करते हैं। जहां एफआई एक तरफ बिकवाली लगातार कर रहे थे, वहां डीआईए लगातार खरीद रहे थे। अच्छा, और बड़ी चीज, एसआईपी और म्यूचुअल फंड के जरिए रिटेल इन्वेस्टर्स ने भयंकर स्टॉक मार्केट को संभाला है। इनकी भागीदारी जोरदार बढ़ी है एसआईपी और म्यूचुअल फंड के जरिए। अक्टूबर 2024 में 16 लाख से ज्यादा नए एसआईपी इन्वेस्टमेंट आए हैं मार्केट में,
और उसकी वजह से एसआईपी का एएम अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। कितना? 13 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है। एयूएम का मतलब समझते हैं ना? एयूएम का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि एक म्यूचुअल फंड वाली कंपनी कितना पैसा एसआईपी के जरिए मैनेज कर रही है। अक्टूबर 2024 में एक महीने में एसआईपी के जरिए जो कंट्रीब्यूशन हुआ है वो 25,000 करोड़ से ज्यादा था, जो कि अपने ऑल टाइम हाई पर है। और म्यूचुअल फंड का एयूएम भी अपने ऑल टाइम हाई पर इस वक्त चल रहा है, यानी कि 67 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच चुका है ये। पिछले महीने म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा 21% से ज्यादा की ग्रोथ देखी, और इस सेगमेंट में 41,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश भी आया है। यानी कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड वो हैं जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर के जरिए मार्केट को भी संभाला हुआ है। अब ये थे मेरे हिसाब से वो फैक्टर्स जिसकी वजह से बाजार गिर रहा है।